बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हबीब साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के। और अब से चंद रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत में वज़रा में अहम वज़रा में शामिल थे। और अब आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ जो चंद लोग बड़े नज़र आ रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं इस वक्त, जो स्ट्रेटजी बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सारी मुहिम को उन्होंने कैसे आगे लेकर चल रहे हैं, उसमें फ़ारूक हबीब साहब जो है वो पेश हैं। इस वीडियो को मैं 2-3 पोर्शंस में जो है वो अपलोड करूँगा। मैं आगाज़ में बता दूँ क्योंकि इसमें हम पूरा मैं इनके साथ अहाता करने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का प्लान है क्या, इमरान ख़ान के जहन में इस वक्त क्या मनसूबा है, असम्बलियों से बाहर निकलने के पीछे क्या लॉजिक मौजूद थी, किस तरीके से ये मोमेंटम बिल्ड करेंगे, किस नहज तक इन मामलात को लेकर जाएंगे। लेकिन आज आपको मालूम है कि आगाज़ में हम गुफ्तगू करेंगे कि जो DGISPR हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले जो शिकवा PDM और उसमें शामिल जमातों से होता था, आज वो शिकवा आपके लिए है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन देखी होगी, उसके अहम नुकात भी को अगर कहते हैं तो मैं कुछ अहम चीज़ें नहीं, मैंने सुना है, देखा भी है सोशल मीडिया के ऊपर भी। उसको आप अपने अल्फाज में जो है वो उसको कि अवाम के दरमियान और फ़ौज के दरमियान कोई दूरी पैदा करने की कोशिश नहीं, उसको आप अपने दरमियान अपने अल्फाज में जो है वो शिकवा कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो आज़ाद है और बाशऊर है, और मैं समझता हूँ कि सियासी तौर के ऊपर भी पाकिस्तान की आवाम बहुत बाशऊर है और वो अपना ओपिनियन कायम करने के अंदर भी जो है वो आज़ाद है। और बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि किसी की सोच के ऊपर भी कदगन जो है वो नहीं लगाई जा सकती। किसी की जो एक इंडिपेंडेंट राय है, एक इंडिपेंडेंट आरा है, उसके ऊपर पाबंदी भी नहीं लगाई जा सकती। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरियत है, और जमहूरियत के अंदर हमेशा जो है वो जमहूर की आवाज़ की बड़ी अहम इम्पॉर्टेंस होती है, बड़ी अहम अहमियत होती है। और मैं समझता हूँ कि हमने हमेशा जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान है, अफ़वाज पाकिस्तान के जो हमारे जवान हैं, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो हमारे शहदा हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, और ख़ास तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का कला कामा किया, जिस तरीके से अमन कायम करने के अंदर अपना किरदार अदा किया, उसको हमने हमेशा अप्रीशिएट किया है। इमरान ख़ान साहब ने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान है, एक मज़बूत फ़ौज जो है वो हमारे लिए बड़ी अहम है। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा मामला नहीं है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से हो। हाँ, अगर कोई ये चाहता है कि वो इस किस्म की जो है वो कोई बात करके किसी जगह के ऊपर कोई माइलेज हासिल करना चाहता है, या किसी इदारे को मैसेज देना चाहता है इस किस्म की बातें करके, इस किस्म के तज्ज़िये करके, तो उससे फिर ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे एंड पे बहुत क्लैरिटी है। बतौर एक जमात और इमरान ख़ान साहब के साथ ज़ाहिर है कि आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता है, आजकल तो बल्कि बहुत रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, आप स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से मामलात को आगे लेकर चलना है। आपकी पार्टी में इस वक्त क्या सोच है? आप उस नक्शे कदम पर चलेंगे जिस पर PDM चल रही थी, फ़ौज को जिस तरीके से वो नाम लेकर टारगेट कर रहे थे, या आप समझते हैं कि इदारों को पोलिटिसाइज़ नहीं करना? और हमारा इसमें ईसा आपने बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया। आप हमें उनके साथ कंपेयर ना करें। उनका हमेशा आप जहन में रखें, चाहे वो नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरीम सफ़दर हैं, आसिफ अली ज़रदारी हैं, ये वो लोग हैं जिनकी हमेशा कौमी मुफाद के ऊपर इन्होंने अपने ज़ाती मुफाद को तरजीह दी। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों को भी बैरून मुल्क बैठ के मिल लेते हैं। हम्दुल्लाह मोहिब को नवाज़ शरीफ लंदन में बैठ के मिले, और यहाँ पर उनके जो चमचे बैठे हुए हैं मीडिया के अंदर, उन्होंने उसकी भी तावीलें देना शुरू कर दी। मरीम सफ़दर ने भी तावीलें देना शुरू कर दी। बाद में मालूम पड़ा कि उसने पाकिस्तान के बारे में किस तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल की है, ये किसी ढका छुपा नहीं। आर्मी चीफ़ का गुजरांवाला की तकरीर जिसमें नाम लिया गया, जिसके बाद PDM के जलसों में नवाज़ शरीफ को जो है वो ख़ताब के ऊपर पाबंदी लग गई। मरीम सफ़दर इदारों के सरबराहों के नाम लेती रही। जिस किस्म की ज़ुबान इनके जलसों में, कन्वेंशन में जिस किस्म के नारे लगते रहे हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और ख़ास तौर के ऊपर एक ख़ास तबका जो कि ओपिनियन मेकर्स की शक्ल के अंदर बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान के जो हमारी अफवाज हैं उनको कंटिन्यूसली सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट करता था, और जो कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर जानबूझ के मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जो कि बैरूनी लोगों के साथ भी अटैच थे, जो बाहर से बैठ के जो यहाँ से भागे हुए लोग हैं
वो बाहर से बैठ के जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, जिस किस्म की हेट को प्रमोट करते थे, वो यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं लेकिन है। अब जो और मौजूदा ना ही आपके हमारे सोशल मीडिया- एंड से कोई मामला होगा। अब जो मौजूदा हुकूमत आपके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के ऊपर वही इल्ज़ाम लगा रही है जो उन पर इल्ज़ाम लगता था कि एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, उसमें बैरूनी हाथ भी शामिल है, उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है। आपकी पार्टी की जानिब से क्या कोई ऐसी हदायत दी गई हैं अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कतन कि वो कोई ये करें? नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर कतन कोई ऐसी हदायत नहीं। और बात यह है कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर एक तो हमारे कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया के ज़िम्मेदारान नहीं है, कोई अहदेदारान नहीं है। और सोशल मीडिया जो है, अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर एक जमात को सपोर्ट करता है और अपने तौर पर अपनी इनफरादी हैसियत में सपोर्ट करता है और अपनी इनफरादी राय कायम करता है, तो यहाँ तो फिर आप इज़हार राय के ऊपर पाबंदी लगा दें। पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप कहें कि जनाब किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स अपने जज्बात का जो है वो इजहार नहीं कर सकता। बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है इनफरादी तौर के ऊपर, तो ये एक ऐसी जनरेशन है जिस जनरेशन को आपने साथ कैरी करना है। ये वही लोग हैं, अगर आप इनकी ट्वीट्स उठा के देखें तो इन्होंने आपकी जंग बहुत लड़ी है, सही। इन्होंने स्टेट की जंग लड़ी है, अच्छा, इन्होंने रियासत के बयानिए की जंग लड़ी है, इन्होंने जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत जो प्रोपेगेंडा होता रहा, जो बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा करते थे, उसकी भी इन्होंने जंग लड़ी है। तो मैं नहीं ये समझता कि हमें इस हद तक जो है वो जाना चाहिए कि हम उनको अपने से दूर करें। बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम आइनी इदारों का इनके अंदर एक किरदार है, एक असूल है, उसका हम भी एहतराम करते हैं। अच्छा, कमिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मरासला वो सारा मामला था जहाँ से ये शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा ये है इन शॉर्ट के बैरूनी मदाखलत, बैरूनी साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी हुई, एक मुनज़्ज़म तरीके से एनेबलिंग इन्वायरमेंट, एक माहौल बनाया गया और एक साजिश के तहत ये लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने गैंग अप होके वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई और उसी गैंग अप होने के नतीजे में ये आपके मुनहरिफ अरकान बने। उसमें आपने कुछ मिसालें दी हैं, मैं सारी उसकी डिटेल में नहीं जाता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिन पॉइंटेड क्वेश्चन हुआ DGI-SPR से कि साजिश थी या नहीं थी। उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, जो एलामिया है, उसमें हमारा मौक़िफ़ मौजूद है, हमारा मौक़िफ़ वही है। इंटरफेरेंस हुई थी, मदाखलत हुई थी। आप उनकी इस बात को पहले देखिए दो चीज़ें हैं, पहले तो क्लियर कर लें। आज जो लोग इसको कह रहे हैं जी कि कोई बयानिया हमारा जो है वो बड़ा उसको नुकसान पहुंच गया, बड़ा गलत साबित हो गया, वही लोग क्या बात कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा कोई ऐसा ख़त मौजूद ही नहीं है, फिर उन्होंने कहा, सुन लें, उन्होंने कहा ये जाली ख़त है। मैं बड़ा बबांगे दोहल कहना चाहता हूँ क्योंकि अब उन लोगों को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब मरें। सही। आप वो लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरें, ये लफ्ज़ मैं सख्त इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, पाकिस्तानियों की कौमी गैरत को एक मजाक बना लिया हुआ है। ये मजाक नहीं है, इस वजह से मैं कभी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन क्यों कर रहा हूँ उसका मैं आपको पूरा लॉजिक पेश करूँगा। जिन्होंने कहा ये ख़त फेक है, आज DGI-SPR जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तमाम सर्विसेज चीफ मौजूद थे, एक एलामिया आया था, उस एलामिया से ही मालूम पड़ गया था कि ये ख़त जाली नहीं है। उस ख़त में लिखा था कि ये एक फ़ॉरेन ऑफिशियल ने अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की है, तो लिहाजा ये कहते थे कि ये एम्बेसडर ने अपनी ज़हनी इख्तरा है, उस एम्बेसडर ने ख़ुद लिख के भेजा है, तो लिहाजा ये जो तासुर था, ये जो झूठ फैलाया जा रहा था, उसमें भी उस बयानिया फैलाने वालों को नाकामी हुई है। और वो जो उनको चाहिए सहाफ़त छोड़ दें, या वो लोग जो को सियासत में थे ऐसे बयान दिए, उनको चाहिए सियासत छोड़ दें, माफ़ी मांगें। थर्डली उन्होंने ये कहा कि इसको फ़ॉरेन ऑफिस में बैठ के फ़ॉर्ज किया गया। अच्छा, तो लिहाजा ये फ़ॉरेन ऑफिस में भी फ़ौज नहीं हुआ। आज की बात से समझ आ गई। अब मामला है बयानिए पे आ जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो उस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए, समा को इंटरव्यू दिया, AR भाई को इंटरव्यू दिया, अपनी तकारीरों में बात यही कही कि वो जो मरासला आया, ऑफिशियल मीटिंग हुई, उस ऑफिशियल मीटिंग में पाकिस्तान को धमकी दी गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के साथ जोड़ा गया पाकिस्तान के ताल्लुकात को। अगर कामयाब नहीं होंगे, ये कोड एंड कोड वर्ड मौजूद हैं उसके अंदर,
अगर कामयाब नहीं होंगे तो पाकिस्तान को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो इस उसी की बुनियाद सिचुएशन से आपकी पर उसी की बुनियाद के ऊपर डिमार्च का बोला गया। अब मुझे ये बताएं, अगर मुदाखलत है तो मुदाखलत क्या होती है? मुदाखलत का मतलब ये है कि आप एक हुकूमत को गिरा दें, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? फिर अगर पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है और अमेरिका एक अलग सॉवरन कंट्री है, तो अमेरिका का पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट होना चाहिए हमारे अंदरूनी मामलात में? अगर वो मुदाखलत कर रहे हैं और उसी मुदाखलत के दौरान वो उनकी एम्बेसी उन लोगों को मिल रही है, राजा रियाज को मिल रही है, वजिया अकरम को मिल रही है, नूर आलम को मिल रही है, ये कौन से हेनरी किसिंजर्स हैं? ये कौन से डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो बाद में जिनको मिले बगैर गुजारा नहीं हो सकता? नहीं, ये मुनहरफ अराकीन को भी मिले हैं। हाँ, उसके अलावा इनको भी मिले हैं। मेन वाइल ये तमाम एजेंसीज के पास रिकॉर्ड मौजूद है, मुझे नहीं मिलने आए। एक बात कर रहा हूँ, वे आउट क्या है इससे आपकी पार्टी? सिर्फ मैं एक बात कर रहा हूँ, जब बात होती है ना कि साजिश नहीं, मुदाखलत है तो साजिश नहीं है, तो जब इन लोगों को मिल रहे थे जो कि तमाम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर एक लीडिंग किरदार अदा कर रहे थे, 7 मार्च को ये खत आता है, 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हो जाती है, और बिलावल बड़े भोंडे अंदाज से उसको उस कौमी असम्बली में डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। जी जब यहाँ पर 7 मार्च थी, वहाँ जब 7 मार्च थी तो यहाँ पर जो है वो 8 मार्च थी, यानी वही बात थी कि पानी आता है तो बारिश आती है, ज़्यादा पानी आता है ज़्यादा बारिश आती है। मुझे ये तो उनको लॉजिक की समझ नहीं आती। इसका वे आउट क्या है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने ऑन फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली कहा कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का मैं इजलास बुला रहा हूँ, वहाँ पर सर्विसेज चीफ्स आएंगे, इस खत का मामला जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसमें रत्ती भर भी इन्वॉल्वमेंट हुई हमारी या मेरी जमात की तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। उन्होंने तो ये ऑफ़र कर दी। आपके लिए एक्सेप्टेबल? शहबाज शरीफ ने तो कहा था आसिफ अली जरदारी को मैं सड़कों पे घसीटूंगा। किस झूठे आदमी के बयानात की आप बात कर रहे हैं? यही साहब ने बयान निकालना है। इस बयान से कबल भी शहबाज शरीफ ने बयान दिया जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कहा जी लेटर कौमी असम्बली में ले आएँ, और अगर उसमें साजिश हुई, उसमें मुदाखलत हुई या धमकी हुई तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हम कैबिनेट में लेकर गए, कैबिनेट से कौमी सलामती कौंसल में लेकर गए, कौमी सलामती कौंसल से इसी कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी में लेकर गए, सबको दावत दी। ये वहाँ से दुम दबा कर फ़रार हो गया ये क्राइम मिनिस्टर। उसके बाद असर कैसर ने जब इस्तीफ़ा देने से कबल जब उनको काबीना ने डी क्लासीफाई करके लेटर भेजा तो उन्होंने असम्बली में अपनी चेयर पर बैठ के उस ख़त को लहरा के उन्होंने इस तरह ख़त लहरा के उन्होंने ये बात की थी कि ये मेरे पास पड़ा है, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आकर इसको देख सकते हैं, देखें। लेकिन बात गई, रात गई, बात गई, सो गए जागे। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं फिर कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। और मुझे बताएं कि आज यही बार बार कह रहे थे DGISPR आगे क्लियर करें, तो आज DGISPR जिनको कहते थे सियासत में नहीं आना चाहिए, उनको खुद कह रहे थे आगे क्लियर करें, तो उन्होंने आगे क्लैरिफाई कर दिया। हमारे ही मौक़िफ़ की तायीद हुई और अब हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है। डिप्टी स्पीकर ने जिस बुनियाद पर रूलिंग दी थी वो लेटर उन्होंने भी देख लिया। उसी लेटर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो भेजा है। एक आला सतह का जो है वो तहकीकाती जुडिशल कमीशन जो है वो बनना चाहिए। उस कमीशन में जो है वो इसका तयन होना चाहिए इन तमाम सवालात का कि ख़त हकीकत है, ख़त के अंदर धमकी मौजूद है, ख़त को इमरान खान की रिमूवल के साथ उस धमकी को जोड़ा गया पाकिस्तान के ताल्लुकात को, ये भी एक हकीकत है। और ये भी देखा जाए कि कौन कौन जाके एम्बेसीज़ में मिलता रहा है, कौन कौन इन साजिश में करदार था, कौन कौन उनको जो है वो हैंडल कर रहा था। ये तमाम चीज़ें जो हैं उन सवालात के जवाब मिल जाएंगे। इन सवालात के जवाब मिल रहे हैं तो मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की, आप कहते हैं जी यूथ बहुत जो है वो फ्लेयर अप हुई है फेसबुक के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, मुझे आप ये बताएं कि हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, आज़ाद करवा कर उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। आज क्या हम अपनी आँखों के सामने पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका की ग़ुलामी में दे दें, जहाँ पर ऐसे लोग आके बैठ जाएं कि जिनको अभी भारत ने कहा डू मोर करें। आपको पता है ना, भारत में सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो उनके वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी के पीछे जाएँ, डू मोर करें। तो कौन जवाब देता है? 24 घंटे बाद एक वज़ारत ख़ारजा का एक छोटा सा अफसर बयान देता है जिसकी कोई अहमियत नहीं। और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, ये ट्वीट्स आप अपने इस व्लॉग में लगाइएगा, वो मैं आपको शेयर भी करता हूँ। वो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू देता है एक चैनल को और उसमें वो कहता है जी कि पाकिस्तान को हमने इतनी इमदाद दी, ये सब कुछ किया,
और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। उसके ऊपर मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि आपको हकाइक मालूम नहीं है। उन्होंने हकाइक रखे कि 80,000 हमने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, $150 अरब डॉलर की इकॉनमी का तबाह हुआ, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी आ गई, हमारे कबायली इलाकों का अमन जो है वो तबाह बर्बाद हुआ, हमारे फ़ौजी जवान जो हैं उस दहशत गर्दी की जंग में पाकिस्तान में अमन बहाल करते हुए, जो इनकी जंग थी जिसके अंगारे पाकिस्तान के अंदर आए, उसमें पाकिस्तान के अंदर 400 ड्रोन हमले हुए, पाकिस्तान उस दहशत गर्दी की आग से पाकिस्तान मुतासर हुआ, जगह जगह बम फूटने लग गए, हमारे अपने ही लोग जो हैं वो जाके दहशतगर्द बन गए बुनियादी तौर के ऊपर। तो ये माज़र खाना रवैया इख्तियार किया हुआ था। आज कोई जवाब देने वाला नहीं है उनको, क्योंकि उनकी प्रॉक्सी हुकूमत यहाँ पे आके बैठ गई है। अब उसके ऊपर अगर आंखें बंद करनी है तो फिर मैं समझता हूँ कि आज का नौजवान तो जो है वो अपनी सोच कायम करने के अंदर आज़ाद। कमीशन के हवाले से हम मूव ऑन करते हैं, और कमीशन के हवाले से मेरा ख्याल है कि अब मुझे नहीं अंदाज़ा, ये चीज़ें कभी भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं आती, ग्रे एरियाज़ मौजूद रहते हैं। अमेरिका कभी किसी तहकीकात का हिस्सा नहीं बनेगा, डोनाल्ड डू ने आके बयान नहीं देना आपके कमीशन के सामने, अमेरिकन एम्बेसी ने वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करना अपने आप को। असल तो मामला ये है कि आपकी जमात कहती है कि फ़्रेश इलेक्शन, अवाम की अदालत लगे और वो ये फैसला सुनाए कि वो किसके मौक़िफ़ की तायद करती है। ये है ना बुनियादी तौर पर आपका मौक़िफ़। हमारा मौक़िफ़ क्यों है ये? हमारा मौक़िफ़ ये है कि मुझे आप ये बताएं, हमारी जमात के 155 अरकान हैं, उसके बाद हमारे साथ इत्तेहादी थे, हम पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिल्कुल 80 जमातों 80 सीटों वाले को आप मुल्क का वज़ीर आज़म बना देते हैं। अच्छा, कैसे बन जाता है? जो एक इत्तेहाद बनता है, उस इत्तेहाद में शहबाज शरीफ ने जरदारी को सड़कों पे घसीटना था, और बिलावल के मुताबिक नवाज शरीफ मोदी के यार थे, और गैर फितरी इत्तेहाद, ना झंडा एक, ना नज़रिया एक, ना सोच एक, ना लीडरशिप एक, भी आप वाले ना लीडरशिप एक, और सबको जमा करके जो है एक इत्तेहाद कायम करके एक हुकूमत बना दी जाती है। और आज 4 रोज़ गुजर गए हैं कि उनकी कैबिनेट का फ़ैसला नहीं हो रहा, यानी कि हुकूमत कैबिनेट के बगैर चल ही नहीं सकती। शहबाज शरीफ अकेले को फ़ैसला ले ही नहीं सकते। मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि कैबिनेट मींस गवर्नमेंट जो है, और कैबिनेट में सारे फैसले होने। आपको पता है इमरान खान हर मंगल को हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग किया करते थे, इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई होंगी जो उन्होंने फ़ैसला साजी का एक मेयार सेट किया उन्होंने। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ पहले दिन वज़ीर आज़म बनते हैं, पार्लियामेंट लॉजिस चले जाते हैं, जिस वज़ीर आज़म को जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में जाकर मुल्क की सलामती के मतलब, मुल्क की मईशत के मतलब, मुल्क की लोगों की बेहतरी के मतलब मीटिंग्स करनी है, महंगाई को कैसे नीचे लेकर आना उसके मीटिंग करनी है, वो मिन्नत समाजत करने के लिए कभी MQM के दर पे जा रहा है, कभी बाप के दर पे जा रहा है, कभी JUI के दर के ऊपर जा रहा है, कभी पीपल्स पार्टी के दर के ऊपर जा रहा है। तो बुनियादी तौर के ऊपर इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसको हर बंदा नामंजूर कह रहा है। इसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का भी किरदार है कि जब कोर्ट में फ़ैसला आने लगता है वहाँ से लेटर आ जाता है जी हम अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकते।